हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे दिव्यांग बालकों के लिए शैक्षिक अवसर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। मैं अपना परिचय दे दूं। सबसे पहले मैं सेल्फ अनुज कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, डीबीएस कॉलेज, कानपुर। दिव्यांग बालकों के लिए शैक्षिक अवसरों को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि दिव्यांग कौन है, दिव्यांग बालक किन्हें कहेंगे। देखिए, दिव्यांगता का जो अर्थ है उसको अलग अलग रूप में बताया गया है। जैसे अगर यहाँ बात करें तो दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। इसके लिए अशक्तता, निशक्तता, अपंगता, अपांगता, दिव्यांगता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम अगर एक नॉर्मल इंसान को देखते हैं जो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी अगर स्वस्थ है, उसको हम लोग दिव्यांग नहीं बोलेंगे। दिव्यांग किसको कहेंगे? या तो वो शारीरिक रूप से, या फिर मानसिक रूप से, या फिर बौद्धिक रूप से, मतलब कुछ ना कुछ उसके शरीर में कमी रहेगी। ऐसे बालकों को हम लोग दिव्यांग बालक बोलेंगे। जैसे कहा गया, डिसेबिलिटी इज द एक्सपीरियंस ऑफ एनी कंडीशन दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू डू सर्टेन एक्टिविटीज। यानी कि एक ऐसी कंडीशंस है व्यक्ति के शरीर की जो उसे कुछ क्रियाओं को करने के लिए रोकती है या बाधा उत्पन्न करती है, और हैव इक्विटेबल एक्सेस विद इन ए गिवन सोसाइटी ना। आगे, डिसेबिलिटीज मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। यानी कि जो दिव्यांगता है वो संज्ञानात्मक भी हो सकती है, विकासात्मक भी हो सकती है, बौद्धिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, इंद्रियों में उसके कोई कुछ कमी हो सकती है, या फिर इन सारे जो गुण है, ये कमियां हैं, इन सब का एक मल्टीपल रूप भी उसके अंदर हो सकता है। अर्थात हम देखें तो दिव्यांगता क्या है? एक ऐसी विशेषता है जो बालक का जो व्यक्तित्व है, जो शरीर है, जो मन है, जो आत्मा है, जो बुद्धि है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जो उसे कोई एक साधारण कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न करती है। तो ऐसे बालक को हम लोग दिव्यांग बालक कहेंगे। अब दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? अब देखें तो दिव्यांगता 3 प्रकार की होती है। शारीरिक दिव्यांगता, फिजिकली डिसेबल्ड, मानसिक दिव्यांगता, मेंटली डिसेबल्ड, या फिर शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता, यानी कि मेंटल एंड फिजिकली डिसेबल्ड। अर्थात कुछ ऐसे बालक होंगे जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होंगे, कुछ ऐसे बालक होंगे जो शरीर से तो फिट हैं, पर वो मानसिक रूप से ऐसे गुण उसके अंदर हैं जो है वह उसको अन्य लोगों से इस प्रकार भिन्न करता है कि वो सामान्य कार्य भी अपनी बुद्धि के द्वारा या मन के द्वारा नहीं कर सकता है। तीसरी दिव्यांगता शारीरिक और मानसिक। कुछ बालक आपने देखे होंगे जो शरीर से विकलांग होते हैं, उनके हाथ पैर या आंख, कान, नाक, मुंह कुछ इस तरह से उसमें कुछ कमियां होंगी, और मन से भी वह लोग दिव्यांग होते हैं। तो ऐसे बालकों को शारीरिक और मानसिक दिव्यांग कहेंगे। तो इस प्रकार के दिव्यांगता को हम लोग शारीरिक मानसिक दिव्यांगता कहेंगे। अगर हम देखें, जो हम बात करते हैं फिजिकली डिसेबल्ड की, पहली जो फिगर है उसमें देख रहे हैं कि एक जो बालक है वो बैसाखियों के सहारे चल रहा है और उसके पैर में कुछ ना कुछ चोट लगी हुई है, वो सामान्य रूप से नहीं चल पा रहा है। यानी कि शरीर में इस प्रकार की कोई भी कमी आएगी जो उसके शारीरिक रूप से उसको किसी कार्य को करने के लिए अक्षम बनाएगी, तो वह शारीरिक दिव्यांगता कहलाएगी। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे एक बालक है जिसको देखकर ही आपको लग रहा होगा कि बालक में जो है कुछ ना कुछ मानसिक रूप से कमी है। शरीर तो ठीक है, हाथ पैर उसके सब ठीक हैं, पर मानसिक रूप से कुछ कमी लगती है। तो ऐसे बालक को, ऐसी दिव्यांगता को हम लोग मानसिक दिव्यांगता कहेंगे। तीसरे चित्र में अगर देखें तो एक बालक को उसकी माता जो है गोद में उठाए हुए है, जो देखने पर लगता है कि जो उसके पैर और उसके हाथ हैं इतने कमजोर है कि वो चल फिर नहीं सकती है, यानी कि फिजिकली भी अनफिट है, और उसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि वह मन से भी अनफिट है। इसलिए ऐसी दिव्यांगता को शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगता हम लोग कहेंगे। ऐसे बालकों के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? क्या हम लोग उनके साथ कोई भेदभाव करेंगे या नहीं करेंगे? उनको क्या समान अधिकार दिए हैं? क्या उनको सामान्य बालकों के समान ही सारे वो अधिकार प्राप्त हैं जो एक सामान्य बालक को प्राप्त है? तो संविधान इसके
इसके विषय में बहुत व्याख्या करता है कि उनके साथ हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल अगर अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में कहा है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि इनके साथ भेदभाव करेंगे, ये तो दिव्यांग है, इसको छोड़ो, इसको कोई शिक्षा मत दो, इसको कोई भी क्या नाम रोजगार के इस तरह से तैयार मत करो, ये तो दिव्यांग है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में देखें, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। अर्थात सीधा सीधा कहा गया है कि कोई भी चाहे विकलांग हो, किसी के आधार पर भी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में कहा गया है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं कि अगर बालक दिव्यांग है उसको हम लोग शिक्षा से विद्यालय में प्रवेश करने से रोक दें, उसको शिक्षा प्राप्त ना करने दें। तो इस प्रकार जो है संविधान में प्रावधान है, उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है, उनको रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 45 में कहा है कि सभी छात्रों को 14 वर्ष की आयु पूरे करने तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना जो है राज्य की गारंटी है। मतलब वो ऐसी व्यवस्था करेगा, जो भी 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आर्टिकल 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक न्याय एवं शोषण से सुरक्षा दी जाएगी। तो कोई भी बालक हो, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी भी चाहे कमजोर वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, शैक्षिक या आर्थिक हितों को उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको सामाजिक न्याय दिया जाएगा। अर्थात दिव्यांग बालकों को किसी भी आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। जैसे 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, एक 2009 में एक्ट आया है जिसको बोलते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 या आरटीई एक्ट 2009 इसको बोला जाता है, जिसको 4 अगस्त 2009 को संसद में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। इसमें क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए संविधान में कंपलसरी कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 द्वारा संशोधित किया गया है। यानी कि अब तो संविधान में आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है और यह सफल हुआ है आरटी एक्ट 2009 के द्वारा। अब देखिए समय समय पर जो है बहुत सारे ऐसे कमीशंस आए हैं जिन्होंने इनके लिए बहुत सारे सुझाव दिए हैं। जैसे कोठारी कमीशन है, तो उसने भी कुछ सुझाव दिए थे इनके बारे में। उसने कहा था जो अंधे यानी कि जो ब्लाइंड है, मूक बधिर है, डीफ एंड डफ है एवं अखंड विकृति वाले दिव्यांग बच्चों में से 15% तथा मंद बुद्धि बालकों में से 10% के लिए 1986 तक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना। यानी कि उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी जो सबको शिक्षा प्रदान कर सके, पर इनके खिलाफ जो है एक समाज में एक अलग तरह की विचारधारा थी, इनको पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, सामान्य जो बालक है उनको पढ़ाया जाए। पर कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया कि जो अंधे या मूक बधिर हैं उनको 15% बच्चों को और जो मंद बुद्धि हैं उनके 10% के बच्चों को 1986 तक शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो इनको शिक्षा प्रदान करे और इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, जो ऐसे शिक्षक हों जो इन बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 1986 आई, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी कुछ बातें इनको लेकर कही गई हैं कि जो हाथ पैर की विकलांगता हो, अगर किसी के बालक के हाथ या पैरों में कुछ तरह की विकलांगता है, उनको जो है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी
चाहिए। बहुत बड़ी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कही है कि जो हाथ पैर की जो विकलांगता है उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसा आपने देखा होगा आजकल भी क्लास में जो ये किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है या पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हुए कक्षा में देखे जा सकते हैं। और कहा गया जो मुख्यालय है ऐसे बालकों के लिए स्कूल जो है छात्रावास एक बनाया जाए। और उसने कहा उसमें सुझाव दिया गया कि जो ऐसे बालक हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वह अपना रोजगार अपना सीख कर अपना जीवन यापन कर सके। व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए। कुछ ऐसे एनजीओ या कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो इनके लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे बालकों के लिए काम करना चाहते हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और आगे कहा कि प्राथमिक स्तर जो है उस पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे बालकों के लिए चलाए जाएं जिससे इन बालकों को विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रदान करके समाज में एक आम बालक के रूप में या सामान्य बालक के रूप में अपने जीवन यापन के लिए तैयार किया जा सके। भारतीय बाल कल्याण बोर्ड भी बना 1952 में। किशोरों की जो शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्या का समाधान करने के लिए इसको बनाया गया है और इसमें जो है सभी प्रकार के बालकों के लिए जो उनकी शिक्षा की या व्यावसायिक समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए इसका निर्माण किया गया। बहुत सारे नियोजन कार्यालयों की स्थापना की गई जिसके द्वारा इनको रोजगार प्रदान किया जा सके। दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कानपुर है, जालंधर है, हैदराबाद है। ऐसे भी और बहुत सारे स्थान हैं जहां पर एक प्लानिंग ऑफिस बनाए गए जहां पर रोजगार के लिए एक व्यवस्था इनके लिए की जाए। विभिन्न सरकारों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, आज भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ में होम नामक एक संस्था बनाई गई है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इनके लिए काम करती है। मुंबई में अंधों के लिए राष्ट्रीय संघ द्वारा अंध कल्याण नामक पुस्तक का संचालन किया जाता है। कोलकाता में बहरे पुस्तक चलती है। सभी राज्यों में रेन बसेरा व बाल अवकाश गृहों की स्थापना की गई है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास है। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रयास अलग अलग सरकारों द्वारा समय समय पर समाज में किए जा रहे हैं। अगर हम इनके शिक्षा की बात करें, जो मानसिक रूप से दिव्यांग थे, स्वतंत्रता से पूर्व केवल 3 विद्यालय थे इनके लिए, मुंबई, बंगाल के भारग्राम एवं कुर्सियान में 3 विद्यालय बनाए गए थे, है ना, जो आजादी से पहले 1947 से पहले। अब वर्तमान समय में बहुत सारे विद्यालय इनके लिए बनाए जा चुके हैं। और जो इलाहाबाद की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं उसमें ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा कि उनको मानसिक दिव्यांगता कितनी है, किस प्रकार की है, उनको भी जांचा जा सकता है। उनके लिए स्कॉलरशिप केंद्र राज्य सरकारों द्वारा व्यवहार जो उनका सारा खर्चा है वो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाया जा रहा है। शारीरिक दिव्यांगों के लिए शिक्षा, अगर हम शारीरिक रूप से दिव्यांग देखें तो उनको हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ब्लाइंड यानी कि अंधे, डीफ एंड डम यानी कि गूंगे बहरे, हैंडीकैप्ड या हाथ पैर से विकलांग। आप चित्र में देख रहे होंगे पहले पे एक बालक है जो आंख जिसकी मतलब बिल्कुल बंद है, वो देख नहीं सकता, उसकी अपनी आंखों खोल नहीं सकता है, ब्लाइंड है। दूसरे चित्र में देख रहे इस तरह के बालक को दिखाया गया है, यहाँ कोई वीडियो तो नहीं है पर एक पिक्चर के द्वारा शो किया गया है। ये जो बालक है गूंगा और बहरा है, यानी कि बोल नहीं सकता है और सुन नहीं सकता है। तीसरे पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि हाथ और पैर से विकलांग जो हैं 2 बालक आपको दिखाए गए हैं। अगर अंधों की शिक्षा के लिए हम बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है 28 विद्यालय बनाए गए थे और उनको जो है ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो व्यवसाय से जोड़कर देखी जाती थी। वर्तमान समय में क्या है, समाज कल्याण विभाग द्वारा एवं शिक्षा विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसका केंद्रीय विद्यालय जो देहरादून में बनाया गया। ब्रेल लिपि आपने बहुत सुना होगा नाम, उसका जो संस्था है वो देहरादून में है। पुस्तकालय भी उसका देहरादून में है और उसको एक आदर्श विद्यालय के साथ संबद्ध भी किया गया है। नेत्रहीन स्त्री शिक्षा विभाग भी इससे संबद्ध किया गया है। नेत्रहीन के प्रशिक्षण के लिए 3 विद्यालय दिल्ली, मुंबई, नरेंद्रपुर में बनाए गए हैं जिसमें 150 पुरुष और 35 महिलाएं यानी कि 150 बालक और 35 बालिकाएं जो है एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गूंगे बहरों के लिए शिक्षा की अगर बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है 33 विद्यालय थे। केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद थे। इसमें मुख्य रूप से लिप रीडिंग, क्योंकि देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, पर उनको एक विशेष क्रियाकलाप जो है जिसको लिप रीडिंग बोलते हैं वह सिखाया जाता है। इसके लिए आपने देखा होगा
संडे को टीवी पर आधे घंटे का समाचार भी एक दिखाया जाता था, जिसमें एक महिला जो है वो बोलती थी और एक व्यक्ति जो है उसमें उसको अपने हाथ की मुद्राओं के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करता था। भारतीय पुनर्वास काउंसिलिंग की स्थापना भी की गई है 1993 में। इसमें क्या है, विकलांग लोगों एवं उनके मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों, पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मानकीकरण का विनियमन करती है। इसमें जो है तो विशिष्ट कार्यक्रम संचालित करती है, ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, विशिष्ट शिक्षक का निर्माण करती है। जैसे बीएड की अगर हम बात करें, बीएड में भी दो प्रकार के बीएड चलते हैं, एक सामान्य बीएड और एक विशिष्ट बीएड। विशिष्ट बीएड है वो ऐसे बीएड होता है जो ऐसे बालकों को, ऐसे टीचर उसमें निर्माण किए जाते हैं जो ऐसे बालकों को शिक्षा दे सकेंगे। तो भारत में 140 संस्थाएं इस रूप में काम कर रही हैं। दिव्यांगों की शिक्षा का अगर पाठ्यक्रम हम लोग देखें तो दिव्यांग जो है नेत्रहीन हो सकते हैं, मुकबधिर हो सकते हैं, हाथ पैर से विकलांग हो सकते हैं, मानसिक दिव्यांग हो सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। जैसे अगर नेत्रहीनों की बात करें, क्योंकि देख नहीं सकते हैं पर सुन सकते हैं, पैरों से ठीक हैं, हाथ से ठीक हैं, कान से ठीक हैं, मुंह से ठीक हैं, पर उनकी आंखें जो हैं वो खराब होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को संगीत द्वारा संगीत सिखाया जा सकता है। बहुत बार देखा होगा आपने टीवी पर भी, एक बच्चे कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि उनको देख नहीं सकते पर वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो संगीत है, डांस बहुत अच्छा कर लेते, नृत्य है, शारीरिक कलाएं हैं, गृह विज्ञान, पाठन हेतु विशिष्ट विधियों का प्रयोग, श्रव्य सामग्रियां सुनने के लिए जो टेप रिकॉर्डर उसमें हो सकता है, स्पर्श द्वारा उसमें कर सकते हैं, या सूंघने के जो सूंघ के जो है ग्राण शक्तियां हैं उसके विकास पर बल दिया, करके सीखने पर बल दिया जा सकता है। स्वबल बल द्वारा सीखना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी ऐसे बालकों के लिए सिखाने के लिए डेवलप किए गए। मूक बधिरों के लिए हम लोग देखें कि जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, कुछ ऐसे होते हैं कि जो जन्मजात बधिर होते हैं, तो उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम होगा। उनके लिए दृश्य साधनों के प्रयोग से शिक्षा दी जाएगी। दृश्य साधन मतलब उनकी आंखें ठीक हैं पर बोलने में सक्षम नहीं है और सुनने में सक्षम नहीं है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, वो कुछ बच्चे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कुछ जो है लिप रीडिंग के द्वारा, उसमें एक महिला जो है पुरुष को लिप रीडिंग करके वो समझाने का प्रयास कर रही है। तीसरे पिक्चर में देख रहे हो कि एक जो व्यक्ति है कुछ उसमें जो है मिट्टी के बर्तन या कुछ इस तरह से बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसी शिक्षा भी उनको दी जा सकती है, व्यवसायिक शिक्षा हो सकती है, या हैंडमेड जो आजकल चलता है, हस्त निर्मित जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार की शिक्षा भी मूक बधिर बालकों को दी जा सकती है। अब हाथ पैरों से विकलांगों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? भाई उनके कृत्रिम अंगों का प्रयोग उनको करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि हाथ और पैर जो कृत्रिम अंग उसमें दिए हैं, सामान्य बालकों जैसा पाठ्यक्रम उनके लिए होना चाहिए। भाई हाथ पैर से विकलांग है वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे, पर उनके बैठने के लिए अगर पैरों से विकलांग है तो ऐसी घुमावदार कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे पिक्चर में एक ऐसी कुर्सी है जो पूरी किस तरह भी कार्य कर सकती है, घूमना किस तरह वो घूम सकती है, चल सकती है, उसको चला सकते हैं। बिजली के टाइपराइटर आजकल चल रहे हैं। उपयुक्त फर्श का निर्माण भी हो सकता है। देखेंगे कि सीढ़ियों पर जो है इस कुर्सी को नहीं ले जा सकते, ऐसा प्लेन और थोड़ा ढलान वाला फर्श जो पिक्चर 4 में आपको दिखाया गया है, इस प्रकार के फर्श की व्यवस्था भी ऐसे बालकों के लिए करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बालक जो हैं सामान्य बालकों के साथ ही सामान्य पाठ्यक्रम को अपना पढ़ेंगे। मानसिक दिव्यांगों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? देखिए मानसिक जो दिव्यांग है उसको एक बुद्धि लब्धि शब्द आता है। हम देखें आईक्यू लेवल कितना है तो उस आईक्यू लेवल के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो 90 है, 90 अगर आईक्यू आता है तो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला भी मानसिक आयु, मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज इनटू 100। इसके आधार पर हम लोग आईक्यू लेवल ज्ञात करते हैं। अगर आईक्यू लेवल 90 है, 90 तक है तो वो सामान्य बालक माना जाता है। अगर 90 से नीचे है तो 90 से नीचे कितना है उसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, निम्न बुद्धि, अति निम्न बुद्धि और जड़ बुद्धि। अगर 81 से लेके 90 तक है तो ऐसे बालकों को हम लोग सामान्य शिक्षा सामान्य बालकों के साथ देंगे। अगर अति निम्न बुद्धि है यानी कि 71 से 80 तक है तो ऐसे बालकों को डल बोला जाता है, और सामान्य शिक्षा यानी कि करके सीखने पर ऐसे बालकों को विशेष जोर दिया जाता है। दृश्य श्रव्य साधनों को से शिक्षा प्राप्त की प्रदान की जाती है, यानी कि हस्तशिल्प के द्वारा भी इनको सिखाया जा सकता है। और जड़ बुद्धि ऐसे बालक जो बिल्कुल ही मानसिक रूप से कमजोर हैं,
तो जिनकी बुद्धि लब्धि IQ 71 से बिलो होती है, ऐसे बालकों को हम लोग जड़ बुद्धि वाले बालक बोलते हैं। और ऐसे बालकों को किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं माना जाता है, बल्कि उनको थोड़ा बहुत जो हस्तशिल्प के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। एक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा वो अपना जीवन यापन कर सकें। थैंक यू। तो ऐसा प्रयास किया जाए जिसके द्वारा, आप देख रहे होंगे पिक्चर में दो बालक मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसी मुस्कुराहट हर बालक के, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो, मुस्कुराहट उसकी बनी रहे। धन्यवाद।